हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस प्लैनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक तिवारी आप लोगों को पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान फिजिक्स। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों, आपको एक बात पे ध्यान देना है कि अगर आपको सेकंड ग्रेड साइंस अगर आपको एग्जाम पास करना है साइंस का, तो भौतिक विज्ञान का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का है। दिक्कतें आती हैं, परेशानी हमको आती हैं, जो चीज़ें हम पढ़ना छोड़ दिया है वो हम फिर से पढ़ रहे हैं, तो दिक्कतें तो ज़ाहिर सी है कि वहाँ पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन घबराना नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, चीज़ें आसान होती हैं, हम उनको थोड़ा-सा गलत समझ लेते हैं। गलतफ़हमियाँ होती हैं, हो जाती हैं, हमको भी हुई है, ठीक है? हम लोगों ने समझ लिया कि फिज़िक्स हमारे बस का नहीं है। फिज़िक्स हमारे बस का क्यों नहीं है? 11th में आपने फिज़िक्स पढ़ी है, 12th में आपने पढ़ी है, बहुत अच्छे मार्क्स से आपने पास किया है, फिर बीएससी में आपने बायोलॉजी ले ली, वो अलग बात है, वो आपकी चॉइस थी। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेकंड ग्रेड के अंदर कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपको फिज़िक्स पढ़नी ही होगी। और फिजिक्स आपको वहाँ से पढ़नी है जो आपको इस सब्जेक्ट को ईज़ी कर दे, आसान कर दे, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएँ उनको आपको कराए, वहाँ आप क्वेश्चंस को सही करके आएँ और हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट आपके एग्ज़ाम में आपको मिले, आप पास हों, आप एक सेकंड ग्रेड टीचर बने और एक नए और आप जैसे हम जैसे और नए स्टूडेंट्स को आप उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ। इसी के साथ ही हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जीएस प्लैनेट के प्लेटफ़ॉर्म पे हम आपके सामने यहाँ रूबरू हुए हैं, आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए, भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए। भौतिक विज्ञान में जो भी कुछ प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, वो इस वीडियोज़ को देखने के बाद, जो हमारा जीएस प्लैनेट में आपको फ़िज़िक्स के जो वीडियोज़ मिलेंगे, इसे देखने के बाद सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएँगी। कम से कम इतनी दिक्कतें दूर हो जाएगी कि आप जो हैं एग्ज़ाम में जाके अपने क्वेश्चंस को सही करके आ जाएँ। मेरे साथ जुड़े रहना जीएस प्लैनेट के साथ, जीएस प्लैनेट के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहना आप। आपको मैं बेहतर से बेहतर आपको फिज़िक्स के कंटेंट यहाँ प्रदान करने की कोशिश करूँ। किसी तरह की कोई परेशानी है मैं यहाँ पे नहीं आने दूँगा। समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। समय से पहले आपके आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, दिक्कतें वो दूर होंगी। समय से पहले आपके जो भी समस्या हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपका डर है वो दूर होगा और एक निश्चित समय पर जाकर आप टीचर बनने वाले हैं, साइंस के टीचर बनने वाले। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आपकी फिजिक्स भौतिक विज्ञान, बिना किसी ज़्यादा बात किए हुए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से। फिजिक्स, फिजिक्स जिसको हम भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो फिजिक्स है या जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान एक सीधी सी बात है, हिंदी का शब्द है और फिजिक्स जो है एक इंग्लिश का वर्ड है। पहले मैं फिजिक्स की आपको थोड़ी-सी सामान्य जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ इसमें मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ। बस लेकिन सामान्य जानकारी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो फिजिक्स है एक इंग्लिश का वर्ड है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किसी शब्द से हुई है। शब्द कौन-सा है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जो लैटिन शब्द है, याद रखना अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के एक शब्द है, लैटिन भाषा में एक शब्द बोला जाता है और वो शब्द है फ्यूसिस। दोस्तों वो शब्द है, वो वर्ड है फ्यूसिस, जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं दोस्तों, ग्रीक भाषा में उसको आप फ्यूसिस कहते हो, लैटिन भाषा में उसको आप फ्यूसिस कहते हैं, हिंदी में आप इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और फ्यूसिस का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं, नियमों, तथ्यों जिनको आप अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, ऐसा अध्ययन आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं, नियमों, तथ्यों और सिद्धांतों को जिसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, इसका अध्ययन ही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, घटना घट रही है यहाँ पर, आवाज़ की, साउंड की एक घटना घट रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। मेरी ध्वनि आपके कानों पे जाके पड़ रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में है, तो आपको सुनाई देगी।
इससे कम होने पर अपश्रव्य तरंगें, 20 हर्ट्ज से कम होने पर अपश्रव्य तरंगें, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने पर ये पराश्रव्य तरंगें बन जाती हैं। इन दोनों को आप नहीं सुन सकते हैं। तो ध्वनि की एक घटना घटित हुई। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो निर्वात में गति नहीं करती है। इनकी चाल सर्वाधिक ठोसों में होती है। इसमें डॉपलर का प्रभाव भी आ जाता है। फिर इसमें और भी बहुत से नियम आ जाते हैं। फिर ध्वनि के गुण आ जाते हैं। फिर आवृत्ति में, तरंग दैर्ध्य में किस तरह से परिवर्तन होता है वो बातें आ जाते हैं। लाप्लास संशोधन इसमें आ जाता है। फिर फिजिक्स के इस ध्वनि के बारे में हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक घटना घटी। प्रकाश आपकी आंखों के रेटिना पे जाके पड़ रहा है, परावर्तन हो रहा है। आपकी इमेज, किसी वस्तु की इमेज आपकी आंखों पे जाके जो रेटिना वहाँ पे बन रही है, उल्टी प्रतिबिंब बन रहा है। मस्तिष्क इसको सीधा करके देख रहा है। परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। इन सब के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, तो आपको क्या पढ़नी होगी? फिजिक्स पढ़नी होगी। घटना घट रही है, आसमान का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन है भाई। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन है भाई। सुबह शाम को सूर्य का लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा हो गया है, साइज बड़ा हो रहा है किसी वस्तु का, छोटा हो रहा है किसी वस्तु का, अरे भाई अपवर्तन है। लकड़ी है, पानी में डूबी हुई है और मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, अपवर्तन है। तो जो भी कोई घटना आपकी प्रकृति में घट रही है, उस घटना के पीछे जो नियम है, जो तथ्य है, जो सिद्धांत है, इनका अगर हमको अध्ययन करना है तो इसका अध्ययन हमको फिजिक्स में करना होगा, भौतिक विज्ञान में करना होगा। ठीक है। तो फिजिक्स जो है वो लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है नेचर। दोस्तों, जो फिजिक्स है इसके मुख्यतः दो भाग हैं, या फिजिक्स की मुख्यतः फिजिक्स को हमने दो भागों में बांटा है। फिजिक्स के मुख्यतया दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की दोस्तों मुख्यतः दो शाखाएं हैं। इन दो शाखाओं में जो शाखा आती हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी हैं? तो पहली शाखा का जो नाम है दोस्तों, पहली शाखा का नाम है, उसका नाम है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का नाम है। क्लासिकल फिजिक्स इसको हम कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को हम बोलते हैं। दोस्तों, क्लासिकल फिजिक्स के बाद एक नई फिजिक्स स्टार्ट हुई थी बाद में, जिसको हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, या आधुनिक भौतिकी के अलावा हम इसको क्वांटम भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम भौतिकी, क्योंकि ये मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रारंभ हुई थी, जिसने ये सत्यापित कर दिया था, जिसने मैथमेटिकली ये सत्यापित किया था कि भाई प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। क्वांटम सिद्धांत में हमको ये पता चलता है। ठीक है ना। हालांकि उससे पहले बहुत से लोग आए थे, डी ब्रोगली आए थे, ठीक है, न्यूटन जी आए थे, हाइगेंस आए थे। इन्होंने अलग अलग सिद्धांत देते गए। कोई कह रहा है कि कणे का सिद्धांत होता है, कोई कह रहा है नहीं नहीं तरंग सिद्धांत होता है, कोई कहता नहीं नहीं दोनों ही सिद्धांत होते हैं। लेकिन बाद में जो मैथमेटिकली जो प्रूफ किया था वो मैक्स प्लांक ने किया था अपने क्वांटम थ्योरी में, और इसी से ही एक नई भौतिकी का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जो कि आधुनिक भौतिकी या क्वांटम भौतिकी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चिरसम्मत भौतिकी जो है ये 1900 से पहले की है। सन 1900 से पहले में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, लिखी, समझी, जो भी कुछ सिद्धांत बनाए, नियम बनाए, तथ्य बनाए फिजिक्स में, ये सारे की सारी फिजिक्स आपकी चिरसम्मत भौतिकी में काउंट की जाती है, क्लासिकल फिजिक्स में काउंट की जाती है। 1900 से पहले की चिरसम्मत भौतिकी, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, 1900 से पहले की। इसमें सेकंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक हैं, जो पिता हैं या जो पितामह हैं, वो हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को चिरसम्मत भौतिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। सर आइजैक न्यूटन को चिरसम्मत भौतिकी का जनक कहते हैं। इसकी भी कुल मुख्यतः 5 शाखा हैं दोस्तों, इसे भी आप हल्का हल्का मत समझिएगा। जो चिरसम्मत भौतिकी है इसको और फिर 5 शाखाओं में बांटा है। इसकी कुल 5 शाखा हैं। इसकी जो 5 शाखा हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो आपने पढ़ा होगा कभी बल, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, पुली वगैरह, द्रव्यमान, सेंटर ऑफ इनर्शिया वगैरह, द्रव्यमान केंद्र वगैरह, ये सब आपकी यांत्रिकी के पार्ट हैं, मैकेनिक्स के पार्ट हैं।
आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सेकंड अगर बात करते हैं ऊष्मागतिकी, पक्का पढ़ा होगा आपने ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, टेम्परेचर, उनके गुण, न्यूटन का शीतलन का नियम, पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ते गए, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे हैं। तो कहाँ पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं हम, ऊष्मागतिकी में पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी। इसके बाद आता है विद्युत चुम्बकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये मैं आपको सिर्फ ब्रांच ही नहीं बता रहा हूँ, आपका सिलेबस भी बता रहा हूँ, ये सब सिलेबस ही आपका, सब कुछ सब सिलेबस ही है ये आपका। हर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता चला गया है, कुछ ना कुछ आता चला गया है। विद्युत चुम्बकत्व, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या सिद्धांत है, दोनों में क्या संबंध है, उन सब के बारे में हम विद्युत चुम्बकत्व में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, साउंड एंड वेव्स, ध्वनि एवं तरंगें, ध्वनि व तरंग, साउंड और वेव्स, साउंड एंड वेव, ध्वनि व तरंगें। ठीक है, 4 ब्रांच हो गई। 5वीं ब्रांच में यहाँ लिख रहा हूँ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है दोस्तों, उसकी कुल ब्रांचेज हैं 5, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, साउंड एंड वेव्स, ऑप्टिक्स। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुम्बकत्व, ध्वनि व तरंगें और प्रकाशिकी। ये 5 ब्रांचेज हैं आपकी चिर सम्मत भौतिकी की, क्लासिकल फिजिक्स की। तो क्लासिकल फिजिक्स, चिर मतलब होता है दोस्तों बहुत पुराना, चिर प्रतिद्वंदी। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच आता है तो लिखा आता है ना चिर प्रतिद्वंदी, मतलब कि बहुत प्राचीन समय से, बहुत समय से, काफी लंबे समय से जो चलता आ रहा है, वो चिर कहलाता है दोस्तों। तो जो शुरू से चलती आ रही है, प्रारंभ से चलती आ रही है, उत्पत्ति के समय से, निर्माण के समय से जो चलती आ रही है, वो फिजिक्स जो है वो आपकी चिर सम्मत भौतिकी कहलाती है, जो कि 1900 से पहले की है। इसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। इसकी कुल 5 शाखा हैं, यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, विद्युत चुम्बकत्व है, ध्वनि व तरंग है और प्रकाशिकी है। ऐसे करते 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 हम आगे बढ़ते गए, सिद्धांत बनते गए, हम पढ़ते गए, सिद्धांत बनते गए, हम पढ़ते गए। कोई सिद्धांत बना रहा था, पढ़ कोई और रहा था, सिद्धांत कोई और बना रहा था, पढ़ कोई और रहा था। सिद्धांत बनाए थे आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, मैक्स प्लांक ने, पता नहीं किन किन लोगों ने, और पढ़ हम रहे हैं। बना कोई और रहा है, पढ़ हमको पढ़ रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिगाड़ी थी खोज कर करके, और हमने पढ़ पढ़ के अपनी ज़िंदगी बिगाड़ी है। ठीक है ना, लेना ना एक देना दो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सब चलते जाएगा, ये सब स्टार्ट होता चला जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए, तो बढ़ते बढ़ते हम 1900 में आ गए, भड़क करके आए, उचक, कहाँ पे आ गए हम? 1900 में आ गए। और 1900 में आते आते ये प्रूफ कर दिया लोगों ने कि भाई प्रकाश जो है, देखो पहले तो हम ये नहीं पता चलता कि प्रकाश क्या है, फिर हमने जाना अच्छा अच्छा प्रकाश, रोशनी, रोशनी को प्रकाश कहते हैं क्या? हाँ हाँ, रोशनी को प्रकाश कहते हैं, चमक प्रकाश होता है। फिर हम थोड़े और बड़े हुए, हमको बोला कि अबे जो प्रकाश आता है ना वो तरंग के रूप में आता है। अच्छा, मैं की तरंग दिखती तो है नहीं, दिखते नहीं पर होती हैं। ठीक है, हम और आगे बढ़े। फिर किसी ने बोला अरे रुको रुको, सुन तो सही, तरंग नहीं होते हैं, कणों के रूप में आते हैं। मैं कण तो हमको दिखते नहीं है। अरे कैसे बात कर रहा है, कण क्यों नहीं दिखते? कण होते हैं, पर बहुत छोटे कण होते हैं, दिखते नहीं हैं। क्वांटा के रूप में आते हैं, फोटोन के रूप में आते हैं। हमने ठीक है भाई फोटो के रूप में आते होंगे। फिर किसी ने हमको पकड़ा, 2 दिन थप्पड़ मारे, थप्पड़ मार मुड़ के बोला अबे गधे दोनों ही होते हैं, तरंग रूप में भी आती है और कणों के रूप में भी आती है। फिर हमारा दिमाग खराब हो गया कि नहीं, वो तो प्रूफ करो कि तरंग के रूप में कैसे आती है और कण के रूप में कैसे आती है। फिर उन्होंने कोई इंसान को हमारे पास भेजा और उसने ये प्रूफ किया कि भाई देखो, इसलिए तो कर्ण होता है, इसलिए तरंग होती है, तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, फिर हमने माना कि हाँ हाँ ठीक है, अब हमने मान लिया, ठीक है ऐसा होता है। और हमने माना, दुनिया ने माना। ठीक है, पर ये हमने माना कब? 1900 में माना कि हाँ भाई सही है, सत्यापित कर दिया, अब हमने मान लिया। जब तक चीज़ों को सत्यापित नहीं करते लोग मानते नहीं हैं। ठीक है ना, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक मैं खुद ही सत्यापित आपके सामने नहीं कर दूंगा, आपको यकीन नहीं होने वाला है। हर इंसान को एक दिन एक अग्नि परीक्षा से गुजरना गुजरना पड़ता है, जिसको सत्यापित करना पड़ता है कि हाँ, हर एक सोने को अपना एक आकार, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आग में से गुजरना ही पड़ेगा। आपको भी गुजरना पड़ेगा, मुझको भी गुजरना पड़ेगा। वो आग क्या है? वो आग है मेहनत। मेहनत से गुजरनी पड़ेगा आपको। आप भी गुजरो, मैं भी गुजरूं, दोनों ही एक दिन सोना बनेंगे, चमक दोनों की बढ़ेगी। अब हम सीधा 1900 में आते हैं। 1900 में जब हम आते हैं तो 1900 में मैक्स प्लांक भी आए और उन्होंने सत्यापित किया कि भाई आधुनिक क्वांटम भौतिकी में ये सिद्धांत, ये प्रूफ किया गया,
या हम क्वांटम भौतिकी जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो हम ये पढ़ना शुरू करते रहे, या यहाँ पे जो भी कोई खोज हुई वो ये मान के की गई थी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। फिर हमने इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा बंद कर दिया, इसको हमने रख दिया साइड में कि तू पुरानी हो चुकी है, तू वापिस जा, हमें कोई नया आने दे, नई चीज़ हम देखेंगे। पुरानी चीज़ में तो मज़ा नहीं रहा है। ये मनुष्य का व्यवहार होता है कि जब उसके सामने कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी को वो साइड में रख देता है। हालाँकि आधार वही है, चीज़ वही है, काम वही आने वाली है, पर जब तक नया जो है उसकी चमक बरकरार रहती है तो हम उस तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन प्यार तो हमें पुराने से ही रहता है, वही है हमारा पहला प्यार, यही है। ठीक है? फिर भी एक नया प्यार हमको मिला आधुनिक और क्वांटम भौतिकी के रूप में, क्योंकि यह मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रारंभ हुई, इसलिए हम इसे क्वांटम भौतिकी कहते हैं। मैक्स प्लांक के क्वांटम भौतिकी से प्रारंभ हुई थी। यह मैक्स प्लांक के क्वांटम भौतिकी से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, इसलिए हम इसको क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं। क्योंकि आधुनिक भौतिकी मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से स्टार्ट हुई थी, क्वांटम फिजिक्स से स्टार्ट हुई थी, क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम इसको ध्यान रखना क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत से प्रारंभ हुई थी। इसके जो जनक हैं दोस्तों, आधुनिक भौतिकी के अगर कोई आपसे जनक पूछा जाए तो दोस्तों आधुनिक भौतिकी के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये प्रारंभ हुई थी 1900 से, और 1900 से लेकर ये अब तक चलती जा रही है। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस वक्त भी अगर फिजिक्स में कोई नियम, कोई सिद्धांत अगर बन रहा होगा दोस्तों, तो वो इसी फिजिक्स में ही बन रहा होगा, क्वांटम फिजिक्स में ही बन रहा होगा। ये एक सामान्य जानकारी है इसके बारे में। हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, प्यारा है, सुंदर है, इजी है, आसान है और नंबर दिलाने वाला है। ठीक है, हम शुरू करेंगे आपकी पहला चैप्टर फिजिक्स का, मात्रक व विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक और विमाएं, ये हम शुरू करेंगे। मात्रक और विमाएं हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे भौतिक राशियों के बारे में बताना। मात्रक और विमाओं से पहले भी हम आपको भौतिक राशियां समझेंगे दोस्तों। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होती है? भौतिक राशियां दोस्तों वे राशियां होती हैं, वे राशियां जिन्हें मापा व तोला जा सके। वे भौतिक राशियां क्या होती हैं दोस्तों? तो ये वे राशियां होती हैं जिन्हें मापा और तोला जा सके। जैसे मैं कहूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई मुझसे पूछे कितना, मैं कहता हूँ बहुत। ये बहुत कितना? बहुत। मैं पूछूँ कितना, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, ये नहीं पता, पर बहुत करता हूँ। माप सकता हूँ क्या? नहीं माप सकता। भौतिक राशि वो नहीं। प्यार जो है वो एक पागल बनाने का धंधा है, बहलाने फुसलाने का एक बहाना है। प्यार जो होता है कुछ ही लोग कर पाते हैं एक दूसरे से, हर किसी से प्यार नहीं होता। कुछ लोग हर किसी से कर डालते हैं, वो प्यार नहीं है, वो तो बस ऐसे टाइम पास करने के साधन बन चुका है। कोई ये कहे आपसे कि भाई मैं तुझसे मिलने के लिए इतना दूर से आया, या मैं किसी से मिलना दूर गया, मैं तो इतना दूर से आया हूँ चल के, और तू है कि भाव नहीं दे रहा है। तो पूछे कितना दूर से चल के आया, मैं कि मैं 15 किलोमीटर से पैदल पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ। 15 किलोमीटर? अरे तेरी, 15 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया? हाँ। कितना दूर? इतना दूरी से आया मैं, मतलब कि दूरी मैंने नाप ली ना, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। बगल से 2 मीटर से आया है, 50 मीटर से आया है, तो दूरी मैंने नाप ली ना। कौन सी राशि हो गई दोस्तों? भौतिक राशि हो गई है। मैं आज बाजार जाके 50 किलोग्राम सेब लेके आया हूँ। 50 किलोग्राम सेब, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया, फिर भी लेके तो आ सकता है, मैं नहीं तो कोई और लेके आया होगा, पर मैं 50 किलोग्राम सेब लेके आया हूँ, 10 किलोग्राम चीनी लेके आया हूँ, 2 किलोग्राम कुछ आलू ले आया हूँ, 500 ग्राम मैं गोभी ले आया हूँ,
10 ग्राम में पनीर लेके आ गया हूँ, पनीर के भाव के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। पर मैं लेके आया हूँ, मैं किसी ना किसी पदार्थ को, किसी ना किसी वस्तु को किसी ना किसी मात्रा में लेके आया हूँ। ये मात्रा क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। तो द्रव्यमान को मैंने नाप लिया ना, नाप लिया, कैसी राशि हो गई है, भौतिक राशि हो गई, ठीक है। मुझे भाई ये गेट जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे तोड़ दूंगा। मैंने जाके इसको जोर से एक चेयर मार के, कुर्सी मार के बड़ाम तोड़ दिया। मैंने इस पे क्या लगाया, बल लगाया, कितना, नाप लो, F बराबर ma से नाप लो, जाएगा 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। अच्छा नाप लिया क्या, हाँ नाप लिया, भौतिक राशि हो गई है, नापते ही भौतिक राशि हो गई है। जिसको आप नाप सकते हो या जिसको आप तोल सकते हो, वो आपकी कौन सी राशि कहलाती है दोस्तों, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो वे राशियां जिन्हें मापा व तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, आपका प्रतिरोध है, ये आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है, ये सब कैसी राशियां दोस्तों, आपकी भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है ना। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियां जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, व्युत्पन्न राशि जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, कि भाई जो मूल राशियां होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मूल राशियां क्या क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियों के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, जो मूल राशियां होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो मूल राशियां होती हैं, ये वे राशियां होती हैं, वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिनके स्वतंत्र मात्रक होते हैं, जिनके स्वतंत्र मात्रक होते हैं, या जिनके मात्रक किसी अन्य भौतिक राशियों से नहीं बनाए जाते। वे मूल राशियां जिनके मात्रक स्वतंत्र होते हैं, जिनके मात्रक अन्य भौतिक राशियों से नहीं बनते हैं, ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज के, ऐसी राशियों की कुल संख्या होती है दोस्तों 7, ठीक है ना। जैसे कि नंबर 1 लंबाई, लेंथ, नंबर दूसरा द्रव्यमान, मास, नंबर तीसरा समय, टाइम, नंबर चौथा ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, इम्यून इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और नंबर 7वां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर। ये दोस्तों 7 जो आपकी मैंने यहाँ पर भौतिक राशियाँ लिखी हैं, ये 7 भौतिक राशियाँ आपकी दोस्तों मूल राशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इनके मात्रकों को आप किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक से नहीं बना सकते। जैसे कि मैं कहूँ कि लंबाई का मात्रक है मीटर, अब मीटर को कैसे बनाऊंगा मैं, मीटर तो कहाँ बनेगा, स्वतंत्र मीटर, मीटर से कुछ और बना सकते हो, पर मीटर तो मीटर है भाई। 100 मीटर किससे बना है, 100 मीटर किसी से नहीं, मीटर मीटर है, ठीक है। द्रव्यमान का, मास का मात्रक क्या है, केजी, केजी किससे बना है,
किसी से नहीं, केजी केजी है, 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम, किलोग्राम किससे बना है, किसी से नहीं, स्वतंत्र है, अपना खुद का ही है, ठीक है ना। तो ये आपकी मूल राशियां कहलाती है, ये आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। तो वे भौतिक राशियां जिनके स्वतंत्र मात्रक होते हैं, इंडिपेंडेंट जिनकी यूनिट्स होती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनकी कुल संख्या हमारे भौतिक विज्ञान में दोस्तों 7 है, 7 है। मूल राशियों के बाद हम आते हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां, और दोस्तों व्युत्पन्न राशियां जो हैं इनकी संख्या कोई भी फिक्स नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। व्युत्पन्न राशियां ये निश्चित नहीं होती। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वे राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटीज, वे राशियां जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों से बनाए जाते हैं, मूल राशियों के मात्रकों से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which units derived by fundamental quantities called derived quantity। वे भौतिक राशियां इनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी कोई संख्या, कोई नंबर निश्चित नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। त्वरण है, चाल है, बल है, प्रतिरोध है, धारा सॉरी प्रतिरोध है, और भी कोई हैं, और भी कोई मात्रक हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। बहुत कुछ आएगा, जड़त्व आएगा, जड़त्व आघूर्ण आएगा, बहुत कुछ आने वाला है, संवेग आने वाला है, मोमेंटम आने वाला है, इम्पल्स आने वाला है, आवेग आने वाला है, ठीक है ना। इन सब के जो मात्रक हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है, इन सब के मात्रक जो हैं वो व्युत्पन्न मात्रक हैं इनके। और ऐसी राशियां जिनके मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं, वे आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं। इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे मात्रक की पद्धतियों के पे। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, आप भी मत करना, बस पढ़ने पे ध्यान देना आप। अब हम बात करते हैं मात्रक की कुछ पद्धति होती हैं। मात्रक की कुल पद्धतियां वैसे दोस्तों 4 हैं, पर आप इनको 3 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे पद्धति जो है वो ऐसे पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। पर कहीं इसे हम 3 पढ़ते हैं, कहीं हम इसको 4 पढ़ते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ लीजिएगा। ये कोई एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ये कोई यहाँ पे बहस करने वाली बात नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने वाला बात नहीं है। आप ऐसे ही को ऐसे ही, एमकेएस को एमकेएस अलग अलग पढ़ सकते हैं, और आप ऐसा ही को ही एमकेएस समझ के भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो दोस्तों इसकी जो पद्धति बनी थी, प्रारंभ में कुल 3 पद्धतियां इसकी थी। प्रारंभ में कुल पद्धति कितनी थी दोस्तों, 3 पद्धति थी। तो मैं लिख रहा हूं पद्धति का नाम, और इन तीनों पद्धतियों में 3 भौतिक राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेंथ, मास और टाइम। 3 पद्धतियां जिनके यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने। पहली जो पद्धति है दोस्तों, शुरू में यही पद्धति थी हमारे सामने, उसका नाम था एमकेएस। दूसरी थी दोस्तों सीजीएस, तीसरी थी भाइयों एफपीएस। ये 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का नाम है एमकेएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति, तीसरी है एफपीएस पद्धति। प्रारंभ में 3 पद्धतियां थी, तो इनमें भी सबसे पहले एमकेएस ही थी, ठीक है, एमकेएस थी। व्यवहारिक पद्धति यही कहलाती है, एमकेएस पद्धति को हम व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम है दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड, क्योंकि एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में, किलोग्राम में, और समय को हम मापते हैं सेकंड में। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। सीजीएस पद्धति फिर आई, जिसको हम फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। सीजीएस पद्धति को ही हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। और जो एफपीएस पद्धति है, इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं मेरे भाइयों, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और यहाँ पर जो एमकेएस पद्धति है दोस्तों, इस एमकेएस पद्धति को ही मैं इधर लिख देता हूँ, कहीं जगह आपको मिल जाए तो, कहीं मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो ये जा रहा, यहाँ पढ़ना है आपको। ये मैं एमकेएस के बारे में लिख रहा हूँ, इसको हम व्यवहारिक पद्धति के नाम से भी पढ़ते हैं, इसको हम व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है दोस्तों,
सीजीएस का पूरा नाम है, लंबाई को इसमें हम नापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं हम ग्राम में, समय को मापते हैं हम सेकंड में। तो सीजीएस का पूरा नाम क्या हो गया है दोस्तों, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सीजीएस का पूरा नाम है, जिसको हम फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंच पद्धति, फ्रांस में ये लागू हुई होगी, इसलिए हम इसको फ्रेंच पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई को हम फीट में मापते हैं दोस्तों, फीट में, लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस में हो गया फीट पाउंड सेकंड, फीट पाउंड सेकंड। तो एक ऐसी भौतिक राशि है इन तीनों में जिसका मात्रक तीनों में समान है, वो क्या है, समय है। वो क्या है दोस्तों, समय है। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस तीनों में कितनी कितनी भौतिक राशि हैं, तीन तीन है। लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लेंथ मास टाइम। तीनों में किसका मात्रक तीनों में समान आ रहा है, समय का। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसएसएस, सेकंड सेकंड सेकंड, समय का। समय वो भौतिक राशि है जिसका मात्रक तीनों में समान है, चाहे वो व्यवहारिक माप पद्धति में हो, फ्रेंच पद्धति में हो या इस पद्धति में हो। इसके बाद 1971 पे आ जाते हैं सीधा, बिना टाइम गवाए 1971। इस पद्धति को ही बदल दिया गया था। इस पद्धति को, एमकेएस को, एमकेएस को ही हम बात करते हैं। एसआई पद्धति की हम बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। पूरी दुनिया में ये पद्धति हर जगह समान है। अगर पूरी दुनिया को इकट्ठा करें, सभी मात्रकों को देखा जाए, तो ऐसे पद्धति एक ऐसा मात्रक है जिसका मात्रक हर देश में समान है, जबकि सीजीएस और एफपीएस हर देश में अलग अलग अपनी अपनी पद्धतियों को चलाते हैं। जो अपने तक ही सीमित है वो कोई और पद्धति है, वो उनकी खुद की पद्धति है। और जो पूरी दुनिया में समाहित है वो ऐसे पद्धति है, जो जिसपे ट्रेड होता है, जिसपे व्यापार होता है, जिसमें वस्तुओं का, माल का, वस्तुओं का विनिमय होता है, उनका जो मात्रा होती है वो ऐसे पद्धति में ही मापी जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्था एक जो कि मात्रकों को सत्यापित करती है, मात्रकों को निर्धारित करती है और वही पूरी दुनिया में लागू भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्था, जिसका हेड ऑफिस फ्रांस के पेरिस के पास एक जगह है जिसका नाम है सेवरस, वहाँ पर उसका मुख्यालय स्थित है। ऐसे पद्धति में दोस्तों कुल 7 भौतिक राशियां हैं। ऐसे पद्धति में कुल 7 भौतिक राशियां हैं। तो मैं इधर तो लिख रहा हूँ भौतिक राशि का नाम, इधर लिख रहा हूँ उसका मैं मात्रक, इधर मैं लिख रहा हूँ इसकी विमा, डायमेंशन। ये तो फिजिकल क्वांटिटी का, ये तो है नेम, इधर है उसकी यूनिट और इधर है उसका डायमेंशन, इधर इसका डायमेंशन। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, होगी भी नहीं। अब चलो शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। पहली भौतिक राशि है इसमें लंबाई, लेंथ, लेंथ, इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश भी अच्छी है मेरी वैसे तो, लेंथ, ठीक है, इंग्लिश अच्छी है, थोड़ी बहुत काम चलाओ तो है ही, अगर अच्छी भी नहीं मानते हो आप, आपका काम तो चल जाएगा, बस इतनी अच्छी तो है। इसका मात्रक है दोस्तों, ऐसे मात्रक इसका मीटर, मीटर को स्मॉल m से शो करते हैं। इसके डायमेंशन बनेगी, इसके जो लेंथ बोलते हैं, लेंथ का पहला जो वर्ड है, इसका पहला जो इसका लेटर है L, और इसको हमेशा बड़े कोष्टक में एक लार्ज ब्रैकेट में आप इसको लिखोगे। तो लंबाई जो है का ऐसे मात्रक है मीटर और इसकी विमा है L, L क्या बोलोगे आप, L बोलोगे। दूसरा है द्रव्यमान, मास, दूसरा है मास। मास जो है दोस्तों, इसका जो मात्रक है, ऐसे मात्रक इसका kg, और इसकी विमा जो है वो मास से बनेगी। मास में आता है कैपिटल M, क्या जाएगा, विमा को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, विमा को हमेशा कैपिटल में लिखोगे। अगर दो वर्ड हैं तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल में आएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों समय, अगला है समय।
टाइम समय है। टाइम का जो यूनिट है दोस्तों वो है सेकंड, सेकंड है। हालांकि इसको ऐसे शो कर देते हैं हम सेकंड को। तो इसकी जो विमा बनेगी दोस्तों वो कैपिटल में टी आएगा। इसकी विमा बनेगी, समय की विमा बनती है टी। तो 3 भौतिक राशियाँ हो गई हैं। अगले देख लीजिएगा, हमको तो बस ये काम है बताना नहीं आप लोगों को। अगला है ताप, टेम्परेचर। इसका ऐसे मात्रक है दोस्तों केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसके ऐसे मात्रक नहीं होते। केल्विन इसका ऐसे मात्रक होता है। के का मतलब होता है यहाँ पर केल्विन, और केल्विन में कभी डिग्री लिखा हुआ नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। इसकी जो विमा बनेगी दोस्तों वो कैपिटल ब्रैकेट में थीटा लिखा जाएगा, इसको थीटा। तो ताप की या टेम्परेचर की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है दोस्तों, वो थीटा होती है। उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस थीटा से हम आपको उसको बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आपके बात आती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होती है दोस्तों, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर की जो विमा बनती है दोस्तों, करंट की विमा बनती है, वो इसी नाम से बनती है, ए नाम से बनती है। तो ए जो है वो करंट की या विद्युत धारा की विमा हो गई दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारा के बाद जो अब नंबर आएगा वो किसका नंबर आएगा दोस्तों, वो आएगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का नंबर आएगा। ज्योति तीव्रता, इम्यून इंटेंसिटी, इसका ऐसे मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला। कैंडेला को शो करते हैं हम सी डी से। कैंडेला को शो करते हैं हम सी डी से। इसमें सी आता है, यहाँ पे जब मैं इसकी विमा लिखूंगा तो सी इसमें आएगा कैपिटल और डी आता है इसमें स्मॉल। सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली जो आता है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक है दोस्तों वो होता है मोल। मोल होता है। और इसको जब लिखते हैं हम विमा के रूप में तो इस तरह से इसको हम लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं। तो ये है इनकी, ये तो है आपकी भौतिक राशियाँ, इनके मात्रक, ये इनकी विमा है। लंबाई का मात्रक है मीटर, इसकी विमा है एल। द्रव्यमान का मात्रक है केजी, इसकी विमा है एम। समय का मात्रक है समय और टाइम और सेकंड, और इसका जो विमा है वो है टी। ताप जो है उसका ऐसे मात्रक है केल्विन, इसका विमा है थीटा। धारा का ऐसे मात्रक है एम्पियर, उसकी विमा है ए। विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक है कैंडेला, उसकी विमा है सी डी। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है दोस्तों मोल, वो है दोस्तों मोल, और इसकी विमा है एम ओ एल, मोल है। ठीक है, तो ये कुछ खास जो बातें हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब मैं और अन्य भौतिक राशियों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं अन्य भौतिक राशियों की कुछ भौतिक राशियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, मैं उनके मात्रकों और उनकी विमाओं के बारे में बात करने वाला हूँ। एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं सभी भौतिक राशियों को मैं एक साथ उनकी विमाएं लिखूंगा तो 7 विमाएं आएंगी। एम मास की, द्रव्यमान की, एल मतलब लंबाई की, टी मतलब तापमान की, समय की, थीटा मतलब तापमान की, ए मतलब एम्पियर की, टी डी मतलब ज्योति तीव्रता की, और मोल मतलब ये आएगा किसका, इम्यून क्वांटिटी ऑफ मैटर की, पदार्थ की मात्रा की। तो ये 7 भौतिक राशियां कि जो विमाएं वो ऐसे लिखी जाती हैं। ठीक है, जिसकी जहां जहां जरूरत पड़ती है उसको हम लिखते हुए चले जाते हैं, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ती उसको हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे माना कि मुझे सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही मुझे अगर आवश्यकता है, मुझे लंबाई, द्रव्यमान और समय की ही आवश्यकता है, तो मैं सिर्फ इसमें से एम एल टी ही चुन लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। मुझे धारा और समय का ही अगर मुझे जरूरत है तो मैं धारा का और तापमान की विमा ले लूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अगर मैं अब बात करता हूं, मैं आपको अगर किसी भी मात्रक में आपको किलोग्राम दे रखा है तो एम आएगा, मीटर दे रखा है तो एल आएगा, सेकंड दे रखा है तो टी आएगा, केल्विन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दे रखा है तो थीटा आएगा, एम्पियर दे रखा है तो ए आएगा, पदार्थ कैंडेला दे रखा है तो सी डी आएगा,
और पदार्थ की मात्रा मोल दे रखा है तो मोल भी आएगा। तो क्या क्या है हमारे पास, मात्रक में हमारे पास क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से विमा उठा लेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, बहुत आसान है दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। जहाँ दिक्कत, जहाँ परेशानी, मुझे याद करना फिजिक्स में, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ, हाजिर रहूँगा। ठीक है ना? बस आप तो मुझे आदेश करते रहना, आदेश की पालना पूरे करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। अब मैं बात करता हूँ भौतिक राशियों की, अन्य भौतिक राशियों की। कैसे बनाई जाती विमाएँ, उस पे हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। विमाएँ कैसे बनाई जाती हैं? ठीक है, उन पे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। भौतिक राशियाँ हैं, उनके मात्रक हैं और उनकी कुछ विमाएँ हैं। इन पर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले जो भौतिक राशि हम चुन रहे हैं दोस्तों, सबसे आसान से चुन लेते हैं, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग, देखो सबसे पहले अब तो मैं आपको सीधा-सीधा बता रहा हूँ। जब फिजिक्स आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको उनके परिभाषाएँ भी याद होती चली जाएँगी, डेफ़िनेशन भी आपको याद होती चली जाएँगी। और अगर आप आपको डेफ़िनेशन और परिभाषा याद होती चली गई हैं, तो इसका मतलब बहुत आसान है आपके लिए चीज़ों को समझना, पढ़ना, मात्रकों को बनाना। जैसे कि चाल की डेफ़िनेशन क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, दूरी बटा समय। तो चाल का जो फ़ॉर्मूला है दोस्तों, वो होता है दूरी बटा समय। वेग होता है विस्थापन बटा समय, एक ही बात है। दूरी का मात्रक होता है दोस्तों मीटर और समय का होता है सेकंड। तो चाल और वेग का जो ऐसे मात्रक है, चाल और वेग का दोस्तों जो ऐसे मात्रक है वो है मीटर पर सेकंड है। इसकी विमा कैसे बनेगी? तो सबसे पहले आपको जिस जिसकी जरूरत है, आपको मुख्यतः पहले 3 चीजें लेनी है, MLT। इसके अलावा जिसकी कभी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम और उठा लेंगे। ठीक है, बात थीटा, ACD, मोल, जिसकी भी हमें जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसके मात्रक पे जाते हैं। मात्रक में क्या क्या दे रखा है? मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? मीटर। तो इधर चलते हैं। एम क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्या इस मात्रक के अंदर किलोग्राम है? मैंने देखा कि ये तो मीटर है सेकंड। किलोग्राम तो यहाँ पे है नहीं यार, किलोग्राम तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या करूं, क्या करूं? कुछ मत करो, इसको आप जीरो कर दो, इसको आप जीरो कर दो। जो है ही नहीं वो जीरो है, जो है ही नहीं वो तो जीरो है। क्या बात हुई? ये बात हुई। अच्छा चलिए, एल पे गया मैं। एल पे मैंने देखा एल है, एल है, एल है, लंबाई, लंबाई का मात्रक है। एल है, एल क्या है? एल क्या है? एल लेंथ है, लेंथ, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। तुरंत याद आया, लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक है ना? मीटर है। क्या मीटर दे रखा है? हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? एक बार दे रखा है। कहाँ? ऊपर या नीचे? ऊपर ही दे रखा है। तो प्लस का 1 आ जाएगा। 2 बार होता तो 2, 3 बार होता तो 3, ऊपर होता तो प्लस का, नीचे होता तो माइनस का आता। ठीक है, टी पे गया मैं। ठीक है, यहाँ पे समय है। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड देख रहा हूँ मैं, क्या सेकंड है मात्रक में? अरे सेकंड नीचे रखा हुआ है, ऊपर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो जो चीज़ें नीचे आ रही हैं उनको हमको ऊपर लेके जाना पड़ा तो चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -1 हो गया। तो ये चाल और वेग की आपकी विमा बन गई है दोस्तों। कितना आसान था। m0 l1 -1। इसको आप इस तरह से लिख सकते थे, जिसकी घात 0 होती है वो 1 हो जाता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। एल पे घात अगर 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और जो माइनस का है वो माइनस में लिखना जरूरी हो जाता है। इसको आप LT-1 भी कह सकते थे। तो आप L-T-1 भी कह सकते थे। 2 की घात 1 2 होता है, 10 की घात 1 10 ही होता है, L की घात 1 L ही होगा। और किसी की घात 0 हो, 10 की घात 0 1 होता है, 20 की घात 0 1 होता है, लाख की घात 1 1 होता है, लाख की घात 1 लाख की घात 0 1 होता है, 10 करोड़ की घात 0 1 होता है। तो जिस किसी की घात 0 होना मतलब उस पूरी वैल्यू का मान 1 हो जाना होता है। इसलिए m0 को हमने 1 नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। अगला देखिएगा, अब आपको और समझ में आएगा ये। अगला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ, त्वरण या मंदन। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है, ये तो आपको पता ही होगा। एक्सलरेशन और मॉडरेटर। ठीक है, त्वरण या मंदन क्या होते हैं? त्वरण या मंदन ये होता है वेग में परिवर्तन की दर।
त्वरण या मंदन होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो इसको आप वेग बटा समय लिख सकते हो, और वेग बटा समय से इसका जो मात्रक बनता है वो बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसकी विमा बना लेते हैं, चलो इसकी विमा बना लेते हैं। ये तो विमा इसकी बनी है, ठीक है ना। इसको आप मिटा भी सकते हैं, तो आप मिटा भी सकते हैं, कोई खास ये नहीं था। चलिए अगला देखते हैं, त्वरण या मंदन। हाँ भाई, त्वरण या मंदन का विमा क्या बनेगी? तो मैं पहले वही जो मैं लिखता हूँ एम एल और टी लिखता हूँ मैं, ठीक है। एम, मैं एम पे जाता हूँ पहले, यहाँ देखता हूँ। एम मतलब होता है मास, और मास का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम। क्या किलोग्राम है? नहीं है, अब भी नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारा क्या है, नहीं आया तो हम तो जीरो कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे हम तो, टीचर ही तो हैं। आ गया तो ठीक है, आया तो पढ़ा दिया, कूट दिया, घर भेज दिया। नहीं आया तो तू जाने, तेरा काम जाने, तेरा पापा जाने, माँ जाने, हमें क्या, हमें तो तनख्वाह मिली जाएगी। तो हमने को ठीक है, किलोग्राम नहीं आया तो क्या हुआ, हमने तो एब्सेंट लगा दिया, उसको जीरो कर दिया उसको, ठीक है। एल क्या है? लंबाई है, लेंथ है, लंबाई, लेंथ। लेंथ का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लेंथ का मात्रक होता है, लेंथ क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर। मीटर है क्या? हाँ, मीटर तो बिल्कुल आ रखा है, ये रहा, ऊपर ही रखा हुआ है भाई साहब, विराजमान है ऊपर ही, स्वतः स्वयं मीटर जी विराजमान है यहाँ पर, ठीक है। तो हम भी विराजमान कर देते हैं, ऊपर है तो हम ऊपर ही विराजमान करते हैं, प्लस में लिखते हैं। एक बार आया तो हमने एक बार कर दिया, ठीक है। हमारा क्या है? हमारा काम है सिर्फ प्रेजेंट लगाना और एब्सेंट लगाना, ठीक है। फिर आता है टाइम। टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड है। सेकंड है क्या? अरे सेकंड कितने बार आया है? 2 बार। कहाँ? ऊपर है नीचे? नीचे। ऊपर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो माइनस का 2 हो गया। तो त्वरण या मंदन की विमा बन गई ये, त्वरण या मंदन की विमा बन गई है m0l1t-, m0l1t-2 बन गई है। अगला है एक और देखिएगा आप, संवेग देख लो आप, मोमेंटम। संवेग ये तो सुना ही होगा आपने, संवेग। दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। चलो मैं आपको फॉर्मूला आज भी बताता चला जाता हूँ। P बराबर होता है mv, या m क्या होता है? मास, v क्या होता है? वेग। एम P बराबर mv होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो मात्रक बनेगा, तो m क्या है? किलोग्राम। मास है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या बनेगा? किलोग्राम। v क्या है? वेग। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। तो संवेग की विमा बन गई है, संवेग का मात्रक बन गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम होता है दोस्तों, या जो संवेग होता है दोस्तों, तो मोमेंटम या संवेग का जो फॉर्मूला है वो तो है P इक्वल टू mv, और इसका जो मात्रक है वो बना है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड के अनुसार अगर मैं इसकी विमा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश ही तो सफलता लाती है। हिला दी, MLT चलते हैं, विमा बना लेते हैं। कितनी आसान बनेगी वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, M क्या है दोस्तों? मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम होता है। चलो भाई किलोग्राम देख लेते हैं, किलोग्राम है क्या? अरे भाई आज तो आ गया, बहुत दिनों बाद आया तू, आज पढ़ने तो आया है, आज आया है। कितनी बार आया है? पहली बार आया है। वो कहाँ आया है? ऊपर या नीचे? ऊपर ही है। चलो प्लस का एक लगा देते हैं, चलो प्लस का एक लगा देते हैं, चलो प्लस का एक लगा दिया। आगे बढ़े, एल है, एल मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई है, लंबाई के मात्रक है मीटर है। क्या मीटर है? यार मीटर तो हमेशा आता है, डेली आता है, और ऊपर ही बैठा रहता है। चलो कोई बात नहीं, इसको पुरस्कार दे देते हैं एक लिख के, M1 L1। अच्छा ठीक है, समय है, समय का मात्रक है सेकंड है। सेकंड है कि इसमें? अरे ये रहा सेकंड, कहाँ है? नीचे। ऊपर ले जाओ ना, हर चीज को। टीचर का मुख्य धर्म होता है कि हर एक नीचे गिरे हुए इंसान को ऊपर उठा देना, ठीक है ना। आपको ऊपर उठाना है, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ, मैथमेटिक्स माइनस के साथ लिखे जाना है, ठीक है। तो ये लिख दिया -1, M1 L1T-1, M1 L1T-1। ये किसकी विमा बन गई है दोस्तों? M1 L1T-1। ये किसकी विमा बनी है दोस्तों? संवेग की बनी है, मोमेंटम की बनी है। एक बात और क्लियर याद रखना, जिनकी विमाएं समान हैं जरूरी नहीं है कि उनके मात्रक समान हो। जिनकी विमाएं समान हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके मात्रक समान हो, लेकिन जिनके मात्रक समान होंगे
ये 100% लगा लेना, शर्त लगा लो आप कि उनकी विमाएं समान होंगी। विमा समान होना ये सिद्ध नहीं करेगा कि उनके मात्रक समान हैं, लेकिन मात्रक समान है ये सिद्ध करेगा कि उनकी विमा भी समान होंगी। ठीक है, चलिए, बहुत सही बात, क्या बात है। कभी कभी तो मुझे खुद पे ही घमंड होना शुरू कर देता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ओम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ पूर्ण। ठीक है, पर कभी कभी होता है, बाद में कुछ समय के बाद वो भूत उतर जाता है, तो लगता है कि हम भी एक छोटे मोटे एक प्राणी हैं जो कि अपना एक जीवन काल पूरा करने के लिए आए हुए हैं, अपने कर्म कर रहे हैं बस। चलिए, अगला देखिएगा। देखो, मैंने अभी जो बात बताई थी उसका ही मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। आवेग, इम्पल्स, इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। अच्छा, एफ इंटू टी से पहले मैं इसको एक बार काटना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले बल के बारे में बताना चाहूंगा। चौथा जो मैं आपको विमान लिख रहा हूँ, चौथी जो फिजिकल क्वांटिटी है, चौथी जो भौतिक राशि है दोस्तों, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बल, फोर्स लिख रहा हूँ। बल का जो मात्रक है, हाँ पहली बात है बल का फॉर्मूला लिख देते हैं। बल का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए या एफ इक्वल टू एम जी, कोई सा भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है भाई। अच्छा, बल की विमा क्या होगी उससे पहले बल का हम मात्रक देखते हैं। बल का ऐसे मात्रक है दोस्तों न्यूटन, बल का ऐसे मात्रक है दोस्तों न्यूटन, या फिर इसको ही हम कहते हैं यहाँ से एफ इक्वल टू एम ए से, एम क्या है, मास, उसका मात्रक है किलोग्राम, ए क्या है, त्वरण है, उसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी मात्रक हो गया है। तो बल का मात्रक है या तो न्यूटन या आप क्या बोलोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप इसको नाम बोलोगे। ठीक है, बल का ऐसे मात्रक है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फटाफट हम इसकी एक विमा बना लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको बल की विमा मुंह जवानी भी याद रखनी है। आपने किसी ने बस बोला बल, तुरंत बोल दिया M1L1T-2, फिर बोले बल लगा M1L1T-2, फिर बोले अरे सुन सर M1L1T-2, फिर बोले सुनता अरे M1L1T-2, क्या ये बल की विमा है। कोई कुछ भी बोलना चाहे तुरंत बल से की आवाज सुनते ही M1L1T-2 आवाज आनी चाहिए। बल बस सुन जाए आपको कि भाई इस पे थोड़ा सा बल लगा M1L1T-2, बल की विमा याद करने से ये फायदा होगा दोस्तों, इसकी सहायता से आप और कई भौतिक रासायनिक विमा आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बस सीखना है, सीखने पे ध्यान देते रहो। ठीक है, हाँ भाई, बल की विमा कैसे बनी, वही हमारा तो MLT है, हमारा तो बस काम यही है MLT लिखना। M क्या है दोस्तों, मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम है, अरे ये रहा साक्षात विराजमान है, कितनी बार विराजमान है, एक बार है। L क्या है दोस्तों, लंबाई, L क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, मीटर है क्या, हाँ है, कितनी बार है, एक बार, कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर है M1L1, 1 है ये। ठीक है, ठीक है, समय है, समय का मात्रक है सेकंड है, सेकंड है क्या, हाँ है, कितनी बार है, दो बार है, कहाँ है, नीचे है, ऊपर उठाओ माइनस कर दो, M1L1T-2, M1L1T-2, तो ये बल्कि ये विमा बन गई है M1L1T-2। बल जो फोर्स होता है उसका ऐसे मात्रक है दोस्तों न्यूटन, इसका ऐसे मात्रक है दोस्तों न्यूटन, और इसको हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो विमा है वो है M1L1T-2, विमा है दोस्तों M1L1T-2, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये तो आप कम से कम याद कर सकते हो यार, एक तो याद कर सकते हो, एक को तो रट सकते हो, बाकी का हम बना लेंगे, वो हम पे छोड़ो आप। ठीक है, देखिए कैसे बना सकते हैं आप बल से, कितना आसान हो जाता है बल से बनाना चीजों को। अच्छा, अब हम को वेग, इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में बताते हैं आप दोस्तों। जो इम्पल्स है, जो आवेग है, इसका फॉर्मूला है I इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। ठीक है, आवेग, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। इसका मात्रक बनेगा न्यूटन गुणा सेकंड। आवेग का विमा क्या बनेगी दोस्तों,
आगे आवेग का मात्रक क्या बनेगा दोस्तों, तो आवेग का मात्रक बनेगा न्यूटन गुणा सेकंड, न्यूटन गुणा सेकंड। इसकी क्या बनेगी, इसकी एक विमा और इसका एक मात्रक बन जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक है न्यूटन और समय का है सेकंड। दोस्तों मैंने कहा कि बल की विमा आपको बार बार नहीं बनानी है, बल की विमा तो आप याद रखो। बल की विमा क्या है, बल की विमा है m1L1T-2, 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 m1L1T-2। क्लियर। और समय की क्या है, ठीक है, देखो कितना आसान बनने वाला है। मैं इधर लिखूंगा और फिर इधर मैं समझा देता हूँ कि कैसे आएगा। बल की विमा है m1L1T-2, ये बल की विमा हो गई है, न्यूटन की विमा हो गई है। समय सेकंड, सेकंड किसका है, टाइम का। टाइम कितनी बार आएगा, एक बार, ऊपर है तो प्लस का इस बार आ जाएगा। और आपने कभी ये सुना होगा दोस्तों कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ दो, ये m है ये t है, नहीं जाएगा, l है t है, नहीं जाएगा, t t, हाँ t t t, t t समान है, इनकी घातें जोड़ दो आप, m1L1T-2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसकी विमा फाइनली क्या बनेगी दोस्तों, इसकी विमा बनेगी फाइनली आवेग की m1L1 -2 प्लस 1 -1, m1L1T-2। ये किसकी विमा बनी है दोस्तों, आवेग की विमा बनी है, इम्पल्स की विमा ये बनी है। ठीक है, याद रखना, इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं। बस आपको बल की विमा याद रखनी है, फोर्स की डायमेंशन याद रखना है, बल की विमा क्या होती है, किस तरह की होती है। ठीक है, ये जरूर आपको यहाँ पे याद रखना था। ठीक है, m1L1T-1। अब यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि कोई खास नहीं है, बस आपको सिखाने का तरीका था, इस तरह से आप विमा बना सकते हो। बस आपको बल की विमा याद रखनी है, बल की विमा होती है m1L1T-2 और सेकंड की होती है t, आधार समान है तो घातें जुड़ गई, m1L1T-1 आ गई। मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला था वो बात बताने वाला था कि अगर भाई विमा समान है तो ये जरूरी नहीं है, विमा अगर समान है दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनके मात्रक समान होंगे। लेकिन दोस्तों अगर मात्रक समान है तो ये 100% याद रखना कि उनकी विमा भी समान होंगी, विमा भी समान होगी। जैसे कि मैं आपसे यदि बात करूं कि ये भाई संवेग है, संवेग की विमा क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, विमा क्या है m1L1T-1। ये क्या है दोस्तों, आवेग, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन गुणा सेकंड है, पर इसकी विमा क्या है m1L1T-1। तो दोनों की जो विमा है वो समान है पर मात्रक कैसे अलग अलग। तो विमा समान ये प्रूफ नहीं करता है कि उनके मात्रक समान होंगे, लेकिन मात्रक अगर समान है तो ये 100% प्रूफ करेगा, 100% यकीन मानो उनके उनके विमा भी समान होगी। जैसे कि देख लो मेरा क्या है, मैं तो आपको बस दिखाने आया हूं, आप देखते रहो। ठीक है, ये रहा कार्य, वर्क। कार्य की परिभाषा होती है कि वस्तु के ऊपर बल लगाने पर उसमें उत्पन्न विस्थापन ही कार्य कहलाता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया उसके बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वो उसका कार्य कहलाता है। मतलब कि कार्य हो जाता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। अगर आप इसका ऐसे मात्रक देखोगे तो भाई कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, जूल होता है। या फिर अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से इसके फॉर्मूला पे जाओगे तो एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। समय का क्या है दोस्तों, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसके लिए इसको आप मिटा देते हो, आप इसको ना डी लिख दो ना, डी डिस्प्लेसमेंट डी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा, न्यूटन गुणा मीटर हो गया। तो न्यूटन गुणा मीटर ही क्या है आपका, जूल है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जूल से क्योंकि विमा नहीं बनेगी, हम हाँ न्यूटन इंटू मीटर से विमा आराम से बन जाएगी। मैंने बोला कि बल की विमा तो आपको चुटकियों में, बल m1L1T-2, बल m1L1T-2, बल m1L1T-2, बल m1L1T-2। ठीक है, तो बल की विमा देखो, तो बल की विमा हमने यहाँ बना दी है m1L1T-2 और मीटर क्या है,
मीटर क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसकी विमा क्या बनेगी, एल। और कितनी बार आया है मीटर, एक बार आया है, कहाँ आया है, ऊपर आया है, तो L1 हो गई है, L1 हो गई है। अब क्या करो, आधार समान है तो घातें जोड़ते जाओ, M1 ये रहा, L1 L1, L2 है, +1 +1 +2 हो जाएगा, T-2। ये किसकी विमा बन गई है दोस्तों, ये विमा बन गई है आपके कार्य की, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। ये किसकी विमा है दोस्तों, ये आपके कार्य की विमा है। और इसी तरह की जो विमा है दोस्तों वो आपकी आती है, देखो भाई, ठीक है, ऊर्जा की, एनर्जी की। एनर्जी का भी दोस्तों ऐसे ही मात्रक जो है वो जूल होता है। अगर मात्रक समान है दोस्तों तो 100% उनकी विमा भी कैसे होगी, समान होगी। तो ऊर्जा की विमा भी हो जाएगी M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 हो जाएगी। और एक और है ऐसा ही, एक और ऐसा है ऊष्मा, एक और है ऐसा ऊष्मा। ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, हीट। ऊष्मा को क्या कहते हैं हम, हीट। हीट का भी ऐसे मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। इसकी भी विमा क्या बन जाएगी, M1 L2 T-2 बन जाएगी। दोस्तों ऐसे बहुत सी मात्रक हैं और बहुत सी विमाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही कुछ विमाएं इंपॉर्टेंट आपको हम सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह की और भौतिक राशियों की और उनके मात्रकों की और उनकी विमाओं के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये वादा करते हैं कि मात्रक विमाएं एक बार यहाँ सीखने के बाद कहीं भी आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो हम आपको चीज़ सिखा देंगे, फिजिक्स आपको कहीं और पढ़ने से जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स जो है GS प्लानेट पर ही मिलेगी, इससे बेस्ट कहीं और आपको नहीं। ठीक है, साइंस सेकंड ग्रेड का मतलब है GS प्लानेट। अगर ये आपने सोच लिया है तो याद रखना, मास्टर जो है आपको कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद लोग आपसे मास्टर कहने लग जाएंगे, सरकारी मास्टर। और जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको मास्टर नहीं कहना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो आप मास्टर और मास्टर नहीं सपना अगर आप लेके बैठे हैं, साइंस के साथ अगर आपको सपना है, तो सपने को पूरा करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, GS प्लानेट, कहीं और जाना है क्यों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने ये सब चीज़ें आपको सिखाई हैं, पढ़ाई हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम और भौतिक राशियों की और विमाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो जुड़ते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, खुद को बताइएगा, दोस्तों को बताइएगा। और GS प्लानेट का जो एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, इंस्टॉल कीजिएगा, हमारा कोर्स परचेज कीजिएगा। और इतने कम परचेज, इतना कम फीस पे अगर आपका इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला तो कहीं और क्यों जाएं दोस्तों, क्यों खामोखा अपने सपनों के जो पंख हैं उनको गिराएं, तोड़वाएं, कटवाएं, क्यों खामोखा आप इस तरह के काम करें। तो हमारे साथ जुड़िएगा। इसी आशा के साथ आज की इस क्लास को हम ही विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।